हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का टॉपिक मुद्रा विभाग करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है मुद्रा एक साख, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। सबसे पहले जब इस अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ था कहीं पे भी, तो लोग एक दूसरे से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया करते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। क्योंकि उस समय मुद्रा प्रचलित नहीं थी, ना मुद्रा का भी विकास हुआ था। जब एक व्यक्ति को वस्तु बेचने इच्छा रखता हो और दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसे आवश्यकताओं को क्या कहते हैं, दोहरा सहयोग भी कहते हैं। लेकिन ये प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि उसमें हमें अगर मान लो कि मुझे चावल चाहिए, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के पास चावल हो, और वो व्यक्ति भी मुझसे चावल मतलब जो वस्तु खरीदना चाहता है वो वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, तभी वो उस वस्तु के बदले में मुझे चावल देगा। तो ये जो प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली या दोहरा सहयोग की प्रणाली, काफ़ी मुश्किल थी। तो इस मुश्किल से बचने के लिए जब मुद्रा का आविष्कार किया गया, तो वो मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई और दोहरे सहयोग की समस्या का जो था समाधान, की एक व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसके व्यक्ति के पास वो वस्तु हो, उस समस्या का समाधान हो गया। आरंभ में मुद्रा जब प्रचलन में आई, तो सोने, चांदी व तांबे के सिक्के प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन मुद्रा के जो आधुनिक रूप है वो कौन कौन से। मुद्रा के आधुनिक रूप है कागज है, कागज के नोट है, सिक्के है, चेक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेट बैंकिंग वगैरह है। ये सब चीज़ें जो हैं आज मुद्रा के आधुनिक रूप है। मुद्रा के ज़्यादातर प्रचलित रूप ज़्यादा कागज करते हैं, सिक्के करते हैं, और जो लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी करते हैं, यूपीआई का आजकल प्रयोग है। आधुनिक रूप जो मॉडर्न तकनीक है, नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं। तो ये मुद्रा के आधुनिक रूप है, जिनके द्वारा भी हम किसी चीज़ का आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आरबीआई। आरबीआई क्या है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे लोगों का खाता खोलते हैं, मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं, जमा पर धन पर सूद भी ब्याज भी देते हैं। जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता होती है तो अपने खाते से निकाल लेते हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, पेंशन दी जाती है, सब्सिडी जो दी जाती है, वो सीधे आजकल क्या नाम कहते हैं, बैंक के खातों में हस्तांतरित ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसके अलावा बैंक लोगों की जमा स्वीकार करने के अनुसार लोन का भी देता है, यानी साख भी देता है। लोन देने के लिए साख देने के लोग औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। औपचारिक स्रोत में आता है बैंक और स्वयं सहायता समूह आते हैं, जबकि अनौपचारिक समूह में मित्र, साहूकार वगैरह या परिजन वगैरह आते हैं, जिनसे लोग पैसे उधार लेते हैं। बहुधा अनौपचारिक जो ऋण से, जैसे जैसे हम अपने मित्र, साहूकार या आसपास से जो ऋण लेते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि उस पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें उधार या साख के लिए अधिक से अधिक औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए। उधार लेने से पूर्व उधार देने वाली व्यक्ति या संस्था उधार देने से पहले उस व्यक्ति से परिसंपत्तियों की मांग करता है, जिससे अगर वह उधार लेने वाला व्यक्ति ना चुका सका तो उसको बेचकर उसके ऋण की वसूली की जा सकती है। ये परिसंपत्तियां ही समर्थ ऋणाधार कहलाती है। उदाहरण के लिए कृषि योग्य भूमि, जेवर, मकान आदि जो ये होते हैं समर्थ ऋणाधार, समर्थक का ऋणाधार होती है। रिजर्व बैंक के कार्य क्या है। रिजर्व बैंक वास्तव में क्या क्या कार्य करता है। देखिए, जैसे रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, हमारे देश का, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ये सबसे पहला कार्य है इसका मुद्रा जारी करना। मुद्रा, जितने भी बड़े नोट है, केवल 1 रुपये का नोट छोड़कर और सिक्के छोड़कर सभी जो बड़े नोट हैं वो रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है। बैंक ब्याज की दरों को निर्धारित करता है कि ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए। ये बैंकों को निर्देश देता है कि ब्याज की दर ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर यह मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है कि जो मौद्रिक नीति प्रचलित में है वो सही है या गलत है। बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करता है ये, और बैंक व्यवसाय सहायता समूह की कार्यप्रणाली पर नज़र भी रखता है कि कहीं कोई बैंक या स्वयं सहायता समूह गलत कार्य तो नहीं करे, गलत ढंग से लोगों का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। क्योंकि आज इस समय में बहुत सारे सरकारी बैंक भी है और बहुत सारे प्राइवेट बैंक भी है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ही एक ऐसा बैंक है, ये सरकार का बैंक भी है। सरकार के
करने का कार्य भी इसी का है। इसलिए रिजर्व बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आजकल के समय में। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि साख यानी क्रेडिट क्या है। साख यानी उधार लेना एक समझौता जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता की धनराशि, वस्तुएं या सेवाओं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान कर देता है। कौन देता है? ऋणदाता। ऋणदाता किसको देगा? उधार देने वाले को, कि जिसको दे रहा है वो जितना पैसा उधार दे रहा है वो उधारकर्ता जो होता है उसको समय पर सभी चीज़ें जो उधार लिया वो पैसा उसका भुगतान भविष्य में सही कर देगा। साख की क्या शर्तें होती है? एक तो ब्याज की दर होती है, समर्थक ऋणाधार होता है, आवश्यक दस्तावेज रखने जाते हैं। सबसे पहले ब्याज की दर निश्चित की जाती है, फिर समर्थक ऋणाधार है, उसके उस गारंटर के रूप में कुछ भी चीज़ें उसके गारंटी के तौर पे रखा जाता है, आवश्यक दस्तावेज लिए जाते हैं और भुगतान की प्रक्रिया का बताया जाता है कि किस प्रकार से उधारदाता जो है जो उसने उधार लिया है उसका भुगतान किस प्रकार करेगा। साख एक संपत्ति के रूप में किस प्रकार है? त्योहारों के दौरान होता है। जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी भरकम में जूता बनाने का जैसे आदेश मिलता है और उसको उत्पादन करने के लिए क्या नाम कहते हैं, अतिरिक्त मजदूरों को काम पे लगाना पड़ेगा, उसे कच्चा माल खरीदना है, आपूर्तिकर्ता को तुरंत चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसको बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। उससे कुछ इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कोई भी व्यापारी होता है, अगर उसे बहुत बड़ी मात्रा में कोई चीज़ें बनानी है, सामान लेना, तो उसे क्या लेना? उधार लेना पड़ेगा और महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा कर सकेगा। अच्छा लाभ कराता है और उसने जो भी उधार लिया है उसका भुगतान कर लेता है। तो इस प्रकार अगर कोई उधार लेता है और सही समय पर चुका देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है? बनी रहती है। साख ऋण जाल के रूप में कैसे होता है? लेकिन इसने क्या हुआ था? व्यापारी से लिया था, लेकिन एक किसान है, स्वप्ना कृषि के खर्चे को वहन करने के लिए साहूकार से ऋण लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल क्या होती है? बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वो ऋण का भुगतान नहीं कर पाती, तो ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज भी बढ़ता रहता है। इस प्रकार जो ब्याज होता है वो उसको चंगुल में फंसा लेता है साहूकार, क्योंकि उसको क्या होता है, वो अपने पैसे तो चुका नहीं पाती है, तो इसलिए वो ब्याज के चंगुल में फंस जाती है। इसके बाद मैं आप बताऊंगी स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह भी एक अच्छी संस्था होती है जो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है और बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण देती है। इसके लिए कोई भी कागज वगैरह दस्तावेज गिरवी नहीं रखना पड़ता। सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठी करता है और ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करता है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है। ये तो एक समय में स्वयं सहायता समूह कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कृषि में क्षेत्र में अगर लोग इसमें जुड़ जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। धन्यवाद।